नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज आ रहे हैं तो आईआरजीसी ने ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चेतावनी जारी कर दी है, वार्निंग दे दिया है। कह दिया है पहले अमेरिका पर हमला किया और अब अगला नंबर फ्रांस और ब्रिटेन का है। अगर अमेरिका का साथ दिया, अगर होर्मुज में घुसने की कोशिश की तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या होर्मुज थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनने जा रहा है? एक साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से पंगे क्यों ले रहा है ईरान? ईरान भड़का हुआ है। आईआरजीसी ने कहा है कि खाड़ी के पानी में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर नूरा कुश्ती कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस पीसफुल ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, जबकि ईरान यह मानता है कि ब्रिटेन और फ्रांस यहां अमेरिका को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और इसलिए आईआरजीसी ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अगर अमेरिका का साथ दिया और होर्मुज में अगर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो क्या नेटो खामोश रहेगा? क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्या यूरोपीय देश खामोश रहेंगे? आखिर होर्मुज में क्या सुलग रहा है? कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के आने के बाद मामला और ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएगा? एक नई जंग की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे, करेंगे इस पर एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से, देश भर से मेहमानों को जोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में समय के साथ साथ बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। यह इलाका दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बनते जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब महाशक्तियों की टकराहट का नया इलाका बनता दिख रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने युद्धपोत के साथ इस इलाके में घुसने की बात कही, पूरी दुनिया में ऐलान किया। तो उधर ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को खुली चेतावनी दे दी। कहा कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस अपने युद्धपोत को लेकर होर्मुज की तरफ आएंगे तो वो सीधे आईआरजीसी के ईरान के निशाने पर होंगे। अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जो निर्णायक भी होगा और विनाशकारी भी होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन को इस इलाके में भेजा है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम अपने समुद्री जहाजों को वहां से निकालना चाहते हैं, माइन स्वीपिंग करना चाहते हैं, कमर्शियल शिपिंग वाटरवे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन तेहरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल मान रहा है। तेहरान को लग रहा है कि अमेरिका इन देशों के साथ नूरा कुश्ती कर रहा है और होर्मुज में घेरने के लिए आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि होर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जिसकी कल्पना ना तो ब्रिटेन ने की होगी, ना फ्रांस ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। ईरान पहले भी अमेरिका को कई बार वार्न कर चुका है और उसके बाद अमेरिका की क्या हालत हुई वो हमने देखा। ईरान साफ साफ कह रहा है उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस होगा तो वो होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा, फिर चाहे वो अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, साउथ कोरिया का हो, इटली का हो, किसी भी देश का जहाज हो, होर्मुज में एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की वार्निंग क्या है ये देख लीजिए। अमेरिका की किसी भी तरह से मदद की तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ये मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। होर्मुज में ब्रिटेन, फ्रांस किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिकी नाकेबंदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पहले इस नाकेबंदी को हटाया जाए।
आईआरजीसी का अल्टीमेटम है, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। होर्मुज के खारे पानी में बढ़ती तलखी सिर्फ ईरान या पश्चिमी देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर मंडराता खतरा है। और अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। वैसे भी होर्मुज का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, वैश्विक है। और अगर ब्रिटेन और फ्रांस भी जाकर ईरान से भिड़ जाते हैं या ईरान ब्रिटेन और फ्रांस के जहाजों पर हमला कर देता है तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। ईरान का क्या? ईरान 1979 से सैंक्शंस झेल रहा है। दुनिया के बाजार उसके लिए बंद है। दुनिया की करेंसी डॉलर उसके लिए इनवैलिड है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईरान को क्या असर होगा? लेकिन बाकी देश घुटने पर आने लग जाएंगे। इसलिए फ्रांस ने जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है, उससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। ब्रिटेन ने एचएमएस ड्रैगन डिस्ट्रॉयर होर्मुज में भेजने का फैसला कर दिया और वो बढ़ रहे हैं होर्मुज की तरफ। वो कह रहे हैं ये जो शिपिंग रूट है इस पर हम निगरानी करेंगे, यहां से जहाजों को निकालेंगे। मैक्रो और स्टॉमर होर्मुज में आवाजाही खोलना चाहते हैं। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मिलकर एक इंटरनेशनल समुद्री मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दावा है कि शिपिंग लेन में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल की जानी चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ सुरक्षा मिशन है या फिर अमेरिका और यूरोप का नूरा कुश्ती वाला गेम जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, बस पहलवान दिखावे के लिए लड़ते हैं, रिजल्ट भी फिक्स होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते में महाशक्तियों का यह शक्ति प्रदर्शन क्यों है? एक तरफ इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तैनाती को क्षेत्रीय तनाव के बीच स्थिति को खराब करने वाला कदम भी माना जा रहा है। लेकिन जब ईरान ने वार्न किया तो फिर फ्रांस के सुर भी बदलते नजर आए। फ्रांस ने कहा होर्मुज में कोई भी वॉरशिप नहीं भेज रहे, हम किसी वॉरशिप की तैनाती की कोई योजना नहीं है, शिपिंग रूट के लिए रक्षात्मक योजना बना रहे हैं। फ्रांस ने युद्धपोत तैनात करने की बात को नकार दिया है। फ्रांस का कहना है एक सुरक्षा मिशन पर काम कर रहे हैं, ईरान और क्षेत्रीय ताकतों के साथ समन्वय बनाएंगे। लेकिन ईरान समन्वय बनाने को तैयार नहीं है अनटिल अनलेस कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ना हटाए। फारस की खाड़ी में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर है। होर्मुज महाशक्तियों के टकराव का नया केंद्र बन रहा है। हालात इतने विकट हैं कि अमेरिका जैसी ताकत ने अपने पैर खींच लिए पीछे। बढ़ते हमलों और अस्थिर हालात के बीच अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों को दिशा निर्देश देने वाला मिशन रोक दिया, प्रोजेक्ट फ्रीडम। कतर, दक्षिण कोरिया, दूसरे देशों के जहाजों पर हमले और रुकावट की घटनाएं सामने आई हैं। 4 मई 2026 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दक्षिण कोरियाई कंपनी HMM का मालवाहक जहाज नामू 2 ईरानी ड्रोन हमलों का शिकार हुआ। हमलों की वजह से जहाज में आग लग गई और इंजन को गंभीर नुकसान हुआ। इस बीच साउथ कोरिया ने अपने जहाज पर हुए हमले को लेकर जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खड़ा था तभी उस पर हमला किया गया। इसके बाद जहाज में धमाका हुआ। चौंकाने वाली बात यह रही कि किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। एक तो ऐसा भी लगता है कि भाई कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं चलाया जा रहा है ईरान के खिलाफ दुनिया को भड़काने के लिए। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर महाशक्तियों का जमा होना, ब्रिटेन फ्रांस की जंगी जहाजों की तैनाती का फैसला, ईरान की चेतावनी, अमेरिका का ब्लॉकेड, ऐसा लग रहा है होर्मुज में प्रलय आने वाला है। क्या होगा होर्मुज में महाशक्तियों के पहुंच जाने के बाद? क्या ईरान बैकफुट पर जाएगा? ईरान के तेवर से ऐसा नहीं लग रहा। क्या ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर होर्मुज खुलवा पाएंगे? यह भी मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी फिर भी होर्मुज नहीं खुला। तो कोई अमेरिका को क्यों नहीं कहता कि आप अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दीजिए? ईरान ने तो वैसे भी होर्मुज खोल दिया था।
अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाने जाने की वजह से सीजफायर के बाद ईरान ने 24 घंटे के अंदर होर्मुज को ब्लॉक किया दोबारा। सोल्यूशन क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से लाइव। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपसे कि अब आगे की रणनीति क्या है? ब्रिटेन और फ्रांस ने कह दिया कि हम समन्वय के लिए आ रहे हैं। किस तरह के समन्वय की बात कर रहे हैं? ईरान किसी तरह के समन्वय या बातचीत में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। जय हिंद विवेक। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये कोई बात कुछ भी कहें, समन्वय कहें, जो भी कहें, लेकिन इतना मैं पक्का बता सकता हूं कि अगर ये भूमध्य सागर को पार करके लाल सागर में और लाल सागर से आगे अगर आकर के डिप्लॉय होते हैं, देखिए चार्ल्स डिगॉल जो आ रहा है वो फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर अगर रेड सी से थोड़ा सा आगे भी डिप्लॉयड होगा तो भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। जहां तक सवाल ब्रिटेन और फ्रांस का यहाँ पर आने का है, ये नूरा कुश्ती कहिए या आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो यूरोप पूरी तरह से ईरान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, उनके साइड जा रहा था, वो कहीं ना कहीं दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आता जा रहा है। और ये कहेंगे हम अमेरिका का कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपना इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बैटल जोन में बिना बात नहीं भेज सकते विवेक। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर एयरक्राफ्ट चार्ल्स डिगॉल यहाँ आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद है। चाहे वो ये कह सकते हैं कि हम इस उम्मीद में कि शायद ईरान हूती की मदद से बाबल मंदेब को बंद करने की कोशिश ना करे, तो उसको सुरक्षा देने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, ये भी एक संभावना है बात उनको बात कहने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग इतने बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ एक दो डिस्ट्रॉयर्स और भी कोई सबमरीन्स और पूरा एक कैरियर फोर्स होता है, वो साथ में चलता है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस करने के लिए आ रहे हैं, और ये दबाव की रणनीति है। पूरा गेम दबाव का चल रहा है, और वो दबाव बनाना चाहते हैं। और एक चीज जो नजर आ रही है, देखिए काफी सारे एक्शंस विवेक इस चीज को देखकर हो रहे हैं कि 13 से 15 के बीच में ट्रंप और शी जिनपिंग की एक शिखर वार्ता होने वाली है, और शी जिनपिंग से निश्चित रूप से ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव डलवाया जा सकता है, क्योंकि अगर फिजिकली कोई ईरान की मदद कर रहा है, और थोड़ा बहुत फिजिकली और डेफिनेटली इन ऑल अदर वेज, वो चाइना है। दूसरी बात, चाइना खुद इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये बात मैं बार बार आपके चैनल पर भी कह चुका हूं कि उसका जो व्यापार है वो पश्चिम एशियाई देशों से लगभग 350-400 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, जिसमें से ईरान के साथ व्यापार लगभग 30 बिलियन डॉलर ही है। बाकी जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है, और उससे चीन के ऊपर निश्चित रूप से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसमें कोई किसी को संशय होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको उठा करके देखा जा सकता है, और जो दबाव है, आर्थिक दबाव, उसकी इबारत साफ लिखी हुई वहां पर उनके चीजों में आपको नजर आएगी। तो मेरा यह मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस के अगर यहाँ जहाज आ रहे हैं तो अचंभा मुझे बिल्कुल नहीं है, और ये आज नहीं तो कल होना ही था। और ईरान किस ताकत से कहता जा रहा है कि हम ब्रिटेन और फ्रांस को भी हड़का देंगे और इसको भी कर देंगे, मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है इनके पास कहीं ना कहीं अश्योरेंस हो चीन से या रूस से, अदरवाइज मेरे हिसाब से ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और शायद और यूरोपीय देश, इन सब के साथ मिलकर के अकेला उनसे लड़ाई लड़ सके। ये मुझे नहीं लगता कि यह कोई संभावना है। तो ये निश्चित रूप से जो बैटलशिप्स होते हैं, वो बैटलशिप्स बैटल का में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए आते हैं, और यही वजह है कि वो यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद ईरान जो करेगा उसके ऊपर आने वाला फर्दर रिएक्शन उसके ऊपर निर्भर होगा विवेक। मेरा सवाल ये, कोई अमेरिका को कोई क्यों कुछ नहीं कहता कि भाई आप अपना ब्लॉकेड हटा लीजिए? देखिए मैं एक बात बताऊं, जब सीजफायर हुआ था सर,
सीजफायर हुआ था, होर्मुज खोल दिया गया था। यह खबर मैंने खुद ब्रेक की थी कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है सभी शिप्स के लिए। उसके बाद अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, जिसके बाद होर्मुज को दोबारा बंद किया गया। दुनिया के बाकी देश बोले अमेरिका को, आप अपना ब्लॉकेड तो हटाइए पहले। देखिए, मैं शुरू से मैं बात भी कहता रहा हूं कि जो ब्लॉकेड खोलने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड खोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से टोल इकट्ठा करेंगे, हम यहाँ से अपनी मर्जी से जाने देंगे, जिसको हम कहेंगे वो जाएगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो जाएगा। इसको ब्लॉकेड खोलना नहीं कहते हैं पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बात मैं हमेशा से मानता हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे, और किसी एक देश की बपौती नहीं है, किसी एक देश का उसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो जो पहला इलीगल एक्शन है, आप जो अमेरिका ने हमला किया, ये किया, वो किया, वो जो पहला अंतरराष्ट्रीय इलीगल एक्शन है वो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करने का है। मेरा मानना है कि वो पहला इलीगल एक्शन था। और उसके बाद खैर अमेरिका तो कोई चीज लीगल करता ही नहीं है, उनको उनके माइट इज राइट इज द ओनली थिंग फॉर देम। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए, तो उसके लिए कोई अश्योरेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ईरान की तरफ से भी अमेरिका का क्या, अमेरिका की सर क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड? क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो। क्या कंट्रीब्यूशन अमेरिका क्या लेकर देता है पूरी दुनिया को? तेल और गैस के ईंधन में कीमतों में बढ़ोतरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज। गए थे तेहरान में रिजीम चेंज करवाने के लिए, बेड़ा कर करके रख दिया, 1 लीटर तेल नहीं निकल पा रहा, वहां से क्रूड ऑयल नहीं निकल पा रहा है। यह कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी आ रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। दोनों को पता है, दोनों मिलकर लड़ेंगे और उसके बाद बताएंगे भाई हम जीत गए। पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका जो इस दुनिया का चौधरी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो कंट्रीब्यूशन। क्या हासिल करेगा अमेरिका? कैप्टन श्याम। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। वेलकम सर। जी देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लड़ाई का मूलभूत कारण अगर हम खोजते रहेंगे तो शायद डिस्कशन लंबा खिंच सकता है। हम मान के चलें कि कुछ कारणों से गल्फ में खलबली मची रहती है और इन कारणों को कौन ठीक करे, कैसे ठीक करे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वर्ल्ड में कौन इंश्योर करता है, ये सब पुरानी कहानी है। और इसको मान के चले कि वहां से ग्राउंड रियलिटी शुरू होती है कि अमेरिका ये करता रहा है, चाइना ये नहीं करता, रशिया ये नहीं करता। ये बात आपको समझनी है, आप सबको जानना है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में अमेरिका के पास माइट है। आज रशिया या सी कंट्रोल में या चाइना थोड़ी थोड़ी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास इस तरह की ना तो माइंडसेट है और वो कभी करता है, वो पिगी बैक करता है चाइना अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए वो हूती के अगेंस्ट दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना बहरीन में फुटबॉल खेलता रह गया, उसी समय उसकी चेंज ऑफ कमांड भी हुई थी 2023-24 में। तो अमेरिका आ गया है वहां पे, गल्फ के पानी को ठंडा करना है, पानी को खारा करके, खारा से कम करना है, थोड़ा मीठा करना है। ये मान के चलिए, यहाँ से टेक ऑफ होगा तभी बात कर सकेंगे हम। अब दादागिरी कहिए या आपस की खलबली कहिए, मिडिल ईस्ट के साथ खलीफा का रोल कहिए ईरान का, या मिडिल ईस्ट की तरफ से उकसाहट, या उसकी अपनी पेट्रोल डॉलर, जो भी मान के चलिए, इन सबों को एक तरफ और लड़ाई एक तरफ। सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिसरप्शन, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंगल लाइन का। अमेरिका क्या करने आया था ईरान में और अभी क्या कर रहा है? क्या फर्क है दोनों में? इसके लिए आपको 40 साल का इतिहास और खासकर पिछले 5 सालों में लाओ बाइडेन की तैयारी देखनी पड़ेगी। जब अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिका, उसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज की 2021 में, और उन्होंने कहा ग्लोबल टेरर, वार ऑन टेरर, हम जमीन पे नहीं जाएंगे, हम मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करेंगे, आएंगे और निकल जाएंगे। अब हम किसी देश का ठेका नहीं लेंगे, बस उतना ही करेंगे जितनी जरूरत है, पर वो जरूर करेंगे। ये वो ट्रंप लाइन कर रहे हैं, अमेरिका की टो कर रहे हैं। इसको पहले समझिए। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं करेगा अमेरिका, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करेगा और बेसिकली नेवल फोर्सेस से करेगा, कभी भी जाके रुकेगा नहीं। इसको पहले समझिए। चाहे वेनेजुएला का इतिहास देखें आप, या यूक्रेन से विड्रॉल देखें, नाटो फोर्सेस का सब जगह से विड्रॉल देखें, या ये जो मिशन हो रहा है यहाँ नजदीक वो नहीं आ रहा। अटैक किया उसने 40 दिन के बाद, टेस्टिंग ट्यूनिंग, और अब वो डिप्लोमेटिक मूव पर है और फिर से मिलिट्री एक्शन पर आ जाएगा जरूरत पड़ने पर। तैयारी पूरी है और ये उसका तरीका है। इसको नहीं समझेंगे हम तो आगे कोई बात नहीं कर सकते। जी ठीक है। सेड दैट, जी रवि सर, होती। हाँ। जी
रवि जी, यहां से शुरुआत होती है कि अब वो क्या करेगा। आप तो मेरा सर सवाल सीधा है, आप रिजीम चेंज कराने आए थे, आप रिजीम चेंज करा पाए, नहीं करा पाए। आपका टारगेट डे वन से कभी था ही नहीं कि हम होर्मुज में नेवल ब्लॉकेट डालेंगे, कभी नहीं था ये टारगेट। था क्या डे वन से? हमको मैं आपसे हमको एनरिच्ड यूरेनियम लेना है, परमाणु कार्यक्रम रोकना है, ईरान में रिजीम चेंज कराना है, ये तीन ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, तीनों से भटक गए। रवि जी का रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं वापस आ रहा हूं कैप्टन श्याम आपके साथ। रवि जी, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब दिए हैं सारे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अमेरिका को क्या मिल रहा है। देखिए एक तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका इज नॉट एट वॉर, इट इज ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हु इज एट वॉर। ये आपको समझना पड़ेगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है। और आपने पहला सवाल पूछा कि ये क्यों हो रहा है। एक तो देखिए दोबारा हम उसी बात पे आ जाते हैं कि फरवरी 2028 से पहले ट्रम्प की जो रेटिंग थी वो लोएस्ट ऑफ एनी प्रेसिडेंट। और एप्स्टीन फाइल्स की जो खुलासा जो था उसका उसको बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया टू डाइवर्ट। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो वॉर है वो चाइना के साथ ही है। और ये एक बार मीटिंग जो है पोस्टपोन हो गई है। आई विल नॉट बी शॉक कि ये दोबारा मीटिंग पोस्टपोन होगी जब तक बैकग्राउंड कोई नेगोशिएशन नहीं होती। और आपने पूछा कि वहां पे ब्लॉकेट क्यों लगाए हैं। ब्लॉकेट बड़ा क्लियरली है कि चाइना को बड़ा क्लियरली बोलने के लिए कि आपकी जो आने जाने का जो भी है। और आपको पता है कि चाइना में भी पीछे से कुछ भेजने की कोशिश की थी जिसको पकड़ लिया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक गेम है जो खेला जा रहा है। पर आज जो डेवलपमेंट हुई है ये एक तरीके से ईरान की एक तरीके से आई वुड से कि कमजोरी है कि ईरान ने पहले ही वो एक आइसोलेटेड नेशन था, उसको तभी भी सपोर्ट तो मिल ही रहा था। पर जब उन लोगों ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को अटैक किया है, फिजिकली अटैक किया है, इनडायरेक्टली अटैक किया है। और अब को ट्रम्प की तो आज अगर आप देखें जियो पॉलिटिक परस्पेक्टिव, आज तो ट्रम्प की बहुत बड़ी एक तरीके से जीत है कि फ्रांस और यूके जो वो भेज रहा है। दैट मीन्स अ सिग्नल ऑल्सो कि क्या नेटो से क्या रिलेशनशिप ठीक होंगे। तो ये ईरान ने सोचा था कि देखो हमने तो वो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं चढ़ी। अब ये ईरान को उल्टा पड़ जाएगा। सारे यूरोपियन स्टेट्स, इंडिया में परेशानी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ट्रम्प जो है आज जो है वो बोलेगा कि देखो मैंने जो भी जाल बिछाया था उसमें ईरान तो फंसी रहा और मैं उससे अब निकल रहा हूँ। क्योंकि ट्रम्प बहुत ही शातिर इंसान है। देखिए उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, पहले ट्रम्प फर्स्ट फिर अमेरिका फर्स्ट। और लास्ट में बात बोलना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन चलाता है। देखिए एक तो एआई ड्रिवन इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पे। सारा जो आप देखते हैं एआई एआई एआई, जिससे हमारा बूम जो है, जो अभी जो हम कह रहे थे कि इन्फ्लेशन और ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन होना था जो रुका हुआ है। दूसरा जो है आर्म प्रोडक्शन एंड आर्म एक्सपोर्ट्स, राइट। अब मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद बोला था पिछले हफ्ते कि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो आर्म्स में होती है। और उसका सप्लाई कौन करता है कंपोनेंट्स को? चाइना। तो चाइना दोनों तरफ से पैसे कमा रहा है, बस फंस भी चुका है एक तरीके से। तो ट्रम्प का जो मिड टर्म का जो सबसे बड़ा जो एक उसको विनिंग फैक्टर होगा, एक तो होगा कि देखो मैंने एआई से इतनी नौकरियां निकाली। अगर आपने अप्रैल की रिपोर्ट देखी उसमें भी काफी नौकरियां हैं जो वो वापस आई हैं। दूसरा वो बोलेगा कि मैं देखो आर्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मैं कितनी नौकरियां और कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा हूँ। तो बाकी रेpercussions तो है ही। तो इसमें आज जो है एक्चुअली पूरे जितना भी टाइम बिता है आज जो है ट्रम्प के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक तरीके से विन है। जहाँ पे यूके और फ्रांस जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ डिप्लॉयमेंट करेंगे। आप देखेंगे इसके बाद और भी कंट्रीज ईरान को प्रेशराइज करेंगी। और ईरान को किसी ना किसी तरीके से तो मानना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा रशिया के इन्वेस्टमेंट के, रशिया उसको ले, उसमें कुछ तो नेगोशिएशन होगा। ईरान और को किसी पुतिन ना ने किसी तरीके से सिग्नल मानना पड़ेगा, तो वो तरीका क्या ये है कि बाकी दुनिया की महाशक्तियों को आमंत्रित किया जाए? खोकर साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो तमाम एलीट पैनलिस्ट को जय हिंद सर। अब मैं आपको जय हिंद भाई बता रहा साहब। था, हमारे अमेरिका से साथी हमारे बता रहे थे, ईरान ने ऐसी कौन सी बात थी आपकी जो नहीं मानी थी? आपने कहा था बैठ के बात करना, ईरान ने शुरू कर दी थी। आपने कहा था एनरिच यूरेनियम आप किसी एक थर्ड पार्टी जो आपका फ्रेंड कंट्री है उसको आप जमा करा दीजिए, उस पर राजी हो गए थे। उसके बाद आप की तमाम तर जायज मांगों को ईरान ने माना, इंस्पाइट ऑफ दैट आपने हमला कर दिया। अब जो आप बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ब्लॉकेड ब्लॉकेड, ईरान ने ब्लॉकेड नहीं लगा रखा अभी भी। जब बात हुई सीज फायर की बात हुई तो लेबनान भी इशू था, चलिए हटा दीजिए उसको भी। सीज फायर मतलब सीज फायर, आज भी लेबनान के अंदर हमले हो रहे हैं, आज भी गाजा में, आज भी फलस्तीन में हमले हो रहे हैं।
जब ये सारी चीजें अभी भी सीज फायर के अंदर हो रही है, तो आपने सीज फायर को कहाँ माना? आपने कहा कि सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। आपने इकोनॉमिकल और मिलिट्री सैंक्शन क्या ईरान के आपने हटाए? आपने ये कहा था कि नहीं साहब, हम लोग जो हैं वो जो फ्रोजन एसेट्स है ईरान के, वो हम अनफ्रीज कर देंगे। आपने वो काम किया? अपनी जबान पर अमेरिका कहीं तक भी टिका हुआ नहीं है। और आप बार बार ईरान को कह रहे हैं कि ईरान को प्रेशराइज करेंगे। आप क्यों प्रेशराइज करेंगे? पिछले 50 साल 46 साल से तो आप प्रेशराइज कर ही रहे हैं। इसके बावजूद भी ईरान ने स्पष्टतः कहा है कि आप ब्लॉकेट खोलिए, मैं हॉर्मुज खोलता हूं, वापस से फ्री ट्रेड शुरू हो जाएगा, फ्री ट्रेड रिज्यूम हो जाएगा और दुनिया के अंदर वापस से शांति आ जाएगी। लेकिन जो मेरे भाई साहब अमेरिका में बैठे उन्होंने जो बात बताई, आप उसको नोट कीजिए। अगर ये सब हो जाएगा तो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर का आर्म इंडस्ट्री है उसका क्या होगा सर? सारा खेल तो वहीं पे चल रहा है कि उस आर्म इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं वॉर होना चाहिए। और वॉर नहीं भी हो तो वॉर जैसी सिचुएशन बनती रहनी चाहिए। जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं बने रहना चाहिए। लेकिन मेरी बात को मैं समझाना चाहता हूं कि जिस अमेरिका ने यूएन चार्टर नहीं माना, जिस अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉज नहीं माने, जिस अमेरिका इजराइल ने आईसीजे को नहीं माना, जिस अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया, अब उस अमेरिका से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अमेरिका दुनिया के अंदर शांति लाएगा। अब मेरा निवेदन भाई साहब आप लोगों से यही है प्लीज कि आप सबसे पहले अमेरिका को समझाइए कि आपको दुनिया में शांति लानी है, चौधरी बनना है। आपकी इंटरनेशनल वर्ल्ड डोमिनेंस तो खत्म हो गई है। अब आप एक नॉर्मल से व्यक्ति बनकर, एक नॉर्मल से देश बनकर इस दुनिया की अंदर जो गैलेक्सी बनी हुई यहाँ पर बैठे रहिए। आप अब सुपर पावर नहीं है, और अगर आप सुपर पावर होते तो हॉर्मुज में एंटर हो चुके होते। और ये जो 2 वॉरशिप आए हैं फ्रांस और यूके के, उनसे कहिए अंदर तक आइए, आपका स्वागत है। आपसे जब भी तो उन लोगों को ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं साहब, हम तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ट्रेस करने आए हैं, हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए। तो आप आए ही क्यों भाई? बिन बुलाए मेहमान की तरह आप अंदर आए ही क्यों? भाई जो स्ट्रेटेजिक मामला लोकेशन ईरान आप में सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हो। आजकल सैटेलाइट में इतने पावरफुल कैमरास लगे हुए हैं, आप इंसान की एक एक हरकत, एक एक मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो। आपको युद्धपोत क्यों भेजना है? जाहिर सी बात है, मैंने नूरा कुश्ती की बात ऐसी थोड़ी कही, नूरा कुश्ती की बात है यहां पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिका जैसे देश की? हिमांशी जी, आपने कहा था शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर लड़ेंगे। आपने लगभग 3 महीने से पूरी दुनिया को फंसा रखा है इस लड़ाई में। बात सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है, बात पूरी दुनिया की। हमारे प्रधानमंत्री तक को अपील करना पड़ रहा है कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से करें। हमें आत्मनिर्भर रहना है, हमें विदेशी करेंसी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करनी है। ये एक संकट की घड़ी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, किसकी वजह से? सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। आप मुझे बता दीजिए। आईएईए भी कह चुका है ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं थे। एनसीटीसी चीफ जो केंट ने रिजाइन कर दिया इस बात को लेकर कि हमें ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। डेथ टू इजराइल कहता है ईरान, तो ईरान पे हमला कर दो। पूरा पाकिस्तान कहता है डेथ टू इंडिया, तो हम खा जाए पाकिस्तान को, कच्चा जब आ जाए। नमस्कार, जय हिंद विवेक। देखिए, कहावत है जिसको कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कराने तो कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे। इन्होंने कहा था भाई हम डेमोक्रेसी लाएंगे जहां ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, हम आएंगे वहां पे रिजीम चेंज करेंगे, कुछ नहीं हुआ। ये निकालने आए थे एनरिच यूरेनियम, कुछ नहीं हुआ। अब ये हॉर्मुज खुलवाने में लग गए हैं, जिसपे आज उसने बकायदा कह दिया कि हम एक पर्शियन गल्फ का एक बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम अपनी मनमानी तरीके से वहां पे इन सबसे हम टोल वसूलेंगे। देखिए, अभी जो हालत हो गई है वो एक ऐसी है जिसमें नक्शा और दिशा और दशा सब कुछ बदल रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जब जाएंगे चाइना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाइना ने जो पेट्रो डॉलर की हेजीमनी थी उसको पेट्रो युआन की हेजीमनी में बदलने की पूरी कवायद कर रखी है। और एक और बहुत बड़ी चीज है, देखिए, ईरान के लिए चाइना एक ऐसा सुरक्षित बाजार है जिसने कभी अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं माना। और ईरान चाइना के लिए एक ऐसा देश है जहां से उसको लगातार ऊर्जा मिल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक अमेरिका की बात है, अब देखिए, हम मान रहे थे कि अमेरिका ने बहुत गलत किया जब वो चला गया था वेनेजुएला में। लेकिन अब आईएईए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला जैसे देश में 25 से 60% एनरिच्ड यूरेनियम मिला है।
तो आप देखिए एक ऐसा देश जिसमें चारों तरफ गरीबी और बदहाली थी, वो तक कोशिश कर रहा था कि एक एटम बम वो बना ले। और जहां तक कि ईरान की बात है, देखिए हम सब मानते हैं कि वो एटम बम नहीं बना रहा था, लेकिन उसने 60% तक अपने यूरेनियम को एनरिच किया है। और अब भी जो बात अटकती है, देखिए सबसे ज्यादा वो दो तीन चीजों पे अटकती है। एक हॉर्मूज पे अटकती है। अब भले ही वहां फ्रांस आ जाए, वहां ब्रिटेन आ जाए, ये किसी भी तरीके से अमेरिका की मदद करने नहीं आ रहे हैं, और ये कोई नेटो को दिखाने नहीं आ रहे हैं। ये सब अपने अपने हितों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब इस समय लोग एथिक्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। एवरीवन इज ड्रिवन बाय देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। इनके जहाज फंसे हुए हैं, ये निकालने अपने जहाजों को आ रहे हैं। ये ना अमेरिका का साथ देंगे, ना ये किसी और का साथ देंगे, बिकॉज अब इस समय मुझे लग रहा है कि एवरीबडी इज टू देयर ओन। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरी देश की जनता से अपील कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि कुछ समय बाद इकोनॉमिक विस्फोट जो होगा वो इतना बड़ा होगा कि जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। और अगर आम जनता इस चीज को समझ जाती है, तो शायद हम इस पूरे जो विश्व में एक रिसेशन का टाइम आएगा, उससे निकल पाएंगे। लेकिन इस समय जो हॉर्मूज में हो रहा है, देखिए खार्ग आइलैंड पे इन्होंने अपने ऑलरेडी जो तेल के बहुत सारे कुएं थे उनमें आग लगा दी, क्योंकि ओवरफ्लो करने लग गए हैं। ये जो उसके आसपास ये जो आर्थिक तेल है वो तबाही आएगी, इसका कोई पैमाना ही नहीं, इस पर बातचीत ही नहीं हो रही है, संकेत मिलने लग गए हैं। और बोलने दीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा है, वो जो तेल फैल रहा है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स में जाके मिलेगा। ईरान के पास अपना पानी बहुत हद तक है, लेकिन जो बाकी देश हैं वो सब इस समुद्र के पानी, जो खारा पानी है, उसको साफ करके पीते हैं। उनके पास ये किल्लत हो जाएगी। जो सी में रहने वाले जानवर हैं वो मरेंगे। और मान लीजिए अगर ये देश आगे आते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान पानी में आग लगाकर उसको समुद्र की तरह, बम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देखिए चीजें जितनी ज्यादा सीरियस होती जा रही हैं डे बाय डे, वी ऑल चीजें नीड टू वर्स्ट होती अंडरस्टैंड जा कि रही हैं, अब वर्स्ट टू वर्स्ट जी होती जा बिल्कुल, रही हैं। कि अब पूरे विश्व को सच में ये खतरे की घंटी है, एंड समथिंग हैज टू बी डन, जिसके लिए मतलब हम सब सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, ताकि विश्व जो है अब भी इस अगर पड़ाव से लौट जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पागलपन को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, और कौन इसको आगे आकर अप फ्रंट पर आकर इसको रोकने की कोशिश करेगा? डोनाल्ड ट्रंप की तो नाक ही इतनी ऊंची है कि वो अपनी साख पे ही, ईगो पे ही बात नहीं आने देंगे जब तक उनको ईरान लिख के ना दे दे कि हाँ ठीक है आप जीत गए, थैंक यू वेरी मच, जाइए अब यहां से आप। जबकि अमेरिका में 63% लोग ये मानते हैं कि अमेरिका ये जंग हारा है। ये लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, कल की स्टोरी है ये। माथुर सर। देखिए देखिए बिल्कुल, देखिए मिलिटरीली और इकोनॉमिकली आप जो जो दो दो चीजें हमको समझने की जरूरत है। जो मिलिट्री माइट में है विवेक, कि अक्सर मैंने कहा है आपसे कि मिलिट्री माइट जो है अमेरिका की अभी भी इतनी ज्यादा है कि उसका और ईरान का कोई मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये होती है कि इकोनॉमीज डू नॉट फाइट वॉर्स, मिलिट्रीज डू। और मिलिट्रीज में भी मिलिट्री का कितना बड़ा साइज है उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना प्रभाव इस बात का होता है कि उस साइज में से एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पे आप कितनी फोर्स को ला करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको जो अगर पॉइंट ऑफ डिसीजन हॉर्मुज है और वहां पर ला करके हॉर्मुज पे इतनी चीज को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई उसको अकाउंटिंग में लेने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक प्रश्न इस बात का है, देखिए ये बहुत डिजास्टर है। और ये बात शुरू से कही जा रही थी कि जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 का रहा वर्ल्ड में, और उस डिप्रेशन की तरफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर यहाँ हालात नहीं सुधरे तो उसकी तरफ जाएंगे। कौन जिम्मेवार है, किसको क्या करना चाहिए, वो बात अभी फिलहाल उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। दोनों पक्षों को लचीलापन अपने विचारों में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक भी शर्त मेरी नहीं मानी जाएगी, और न वो कह सकते हैं। दोनों को लचीलापन लाना पड़ेगा, दोनों को अपने अपने नोशंस ऑफ विक्ट्री को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और उस एक अच्छे नोशन को लेकर के यहां से चले जाएंगे। विवेक आप मुझे बताइए, अमेरिका ने इतने अरब खरब डॉलर इस लड़ाई में खर्च कर दिए, और अगर वो यहां से चला जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी उसको ना मिले, चेंज ऑफ रिजीम भी ना हो ईरान के साथ, वो भी ना हो, ईरान का यूरेनियम भी ना ले, और फिर वो यहां से चला जाए, तो फिर तो अमेरिका खत्म है।
तो वो नहीं जाएगा। उसको भी अपना एक 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 ऑफ रैंप ऐसा चाहिए जिससे कि वो अपना फेस को सेव कर सके। और अगर आप उसको ऐसा ऑफ रैंप नहीं देंगे तो वो यहां से नहीं जाने वाला है, चाहे दुनिया कहीं भी जाती रहे। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। दोनों को लचीलापन लाने की जरूरत है। और जब तक दोनों अपनी अपनी जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, इस शब्द का मैं 50 बार इस्तेमाल कर चुका हूं, जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उसको टोन डाउन करना पड़ेगा दोनों को। कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल तो दूंगा लेकिन तौल भी लूंगा और वहां से जो नीचे केबल जा रही है उसके भी पैसे लूंगा और सब कुछ मैं यहां से, ये कोई बात नहीं बनती है। और अगर आपको यहाँ न्यूक्लियर के विषय में बातचीत करनी है तो आप ये आउटराइटली नहीं कह सकते कि मैं न्यूक्लियर के बारे में बात ही नहीं करूंगा। तो नहीं करोगे तो फिर जो उस परिस्थिति है वहां में रहो। तो मेरा ये मानना है कि हमको दोनों राष्ट्रों को अपने अपने उसमें थोड़ा सा टोन डाउन करके, शायद अब देखिए चाइना में क्या होता है, पेकिंग में, वहां पर जाकर के ट्रंप किस तरीके से बातचीत करते हैं। लेकिन ट्रंप ने ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप के वजह से, और जो अभी थोड़ी देर पहले अपने मित्र जो अमेरिका से आए हुए तो उन्होंने कह दिया था कि इट इज नॉट अमेरिका, ट्रंप इज नॉट अमेरिका एंड अमेरिका इज नॉट ट्रंप। ये जो वॉर है वो कहीं ना कहीं ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लड़ रहे हैं, ये अमेरिका के लोगों की फीलिंग है। तो ये बात का मेरा मानना है। इमरान खोकर जी इस पर आंसर करेंगे प्लीज, उसका बाद कैप्टन श्याम आपके पास आ रहा हूं, हनुमान जी आपके पास आ रहा हूं। इमरान खोकर जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर माथुर सर, आपने मिलिट्री माइट के इम्बैलेंस की बात की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं बचपन में मेरे पिताजी के साथ एक दंगल देखने गया था। वहां पर एक बड़ा पहलवान था। उस पहलवान ने जब कहा कि मुझसे कौन पहलवानी से लड़ेगा दंगल, तो एक बड़ा ही कम उम्र का और बच्चे जैसा दिखने वाला पहलवान सामने आया और उसने कहा कि मैं आपसे लड़ूंगा। लड़ाई हुई। लड़ाई हार जीत के बिना इक्वली बराबरी पर छूटी, लेकिन सभी लोगों ने उस छोटे पहलवान को कंधे पे उठा लिया और हार पहनाया। किसी ने भी उस बड़े पहलवान को हार नहीं पहनाया। उसका एक रीजन था, सबका एक कहना था कि आप तो बड़े पहलवान थे, आप तो जीत सकते थे, लेकिन इस पहलवान ने इतनी ताकत तो दिखाई कि आपके साथ फाइट करे। लेकिन मैं रिस्पेक्ट के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पोस्टपोन करने की बात करेंगे तो मैं अपनी रूह निकाल कर आपको और कैसे दे दूं। चलिए अगर यूरेनियम पे बात कर लेंगे तो भी समझ में आता है। मैं अपनी मिसाइल ना बनाऊं, मैं अपने लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार ना बनाऊं, मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए ड्रोन ना बनाऊं, मैं अपने देश का तेल बेचने के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहूं, मैं अपने देश के सामान बेचने के लिए ट्रेड के मामलों में अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहूं, ये सारी, और जो न्यू प्रपोजल अमेरिका को ईरान ने अभी दिया, तो क्यों ट्रंप ने रिजेक्ट किया? भाई अगर तुम्हें बात करनी है और आपको ऐसा लगता है कि बात बन जाएगी तो आप बैठ के खुले मन से तो बात कीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये ऑल इन ऑल नूरा कुश्ती है, और इस नूरा कुश्ती के अंदर जो वॉर क्रिमिनल्स है, जो वॉर मॉन्गरर है, जो आईसीजे द्वारा वारंटी है, जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किया है, उन लोगों से बात करना। लेकिन दुनिया में कौन है, आपको बताइए, ट्रंप को ये कोई कह सके दुनिया में कौन सा ऐसा देश है कि आप ये गलत कर रहे हो? जिन लोगों ने किया वो अब सब खामोश बैठे हैं। कोई कह सकता है अमेरिका को बिठाने की बात? यूएन कहां है? यूएन नाम की चिड़िया कहां है? मेरे तो ये समझ में नहीं आती है सर। मात्रो गुतेरेस साहब जो है वो आकर एटलीस्ट एक प्रपोजल तो पास करें कि देयर शुड बी एन एंड ऑफ दिस वॉर। जो वॉर दुनिया के अंदर लोगों को परेशान कर रहा है वो चुप होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, वो खामोश होना चाहिए। लेकिन जो गाजा में खामोश थे, जो लेबनान पे खामोश थे, उनको ये अधिकार बनता है कि वो इस वॉर के मामले में बोले, जिन्होंने गाजा के अंदर लाखों हजारों बच्चों को मरवाने के बाद, पूरी दुनिया का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सबसे बड़ा गाजा में करवाने के बाद, आपको लगता है अपनी जमीन छीन कर एक आदमी विरोध नहीं कर सकता? ये हालात है, घरों में रेड डालना, ऐसी कौन सी चीज अमेरिका ने नहीं की? अमेरिकी डोमिनेंस इज गोइंग टू एंड इन दिस एरा, दैट्स इट। कैप्टन श्याम। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम लोग। देखिए युद्ध में जीत जाना या युद्ध में बच जाना, दोनों दो बातें। युद्ध में जीत जाना या बच जाना। हाँ। मैं ईरान की तरफ से कह रहा हूं, जो छोटे पहलवान की बात की उन्होंने, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहूं तो युद्ध में जीत जाना और घायल होकर जीतना, ये दोनों में फर्क है। फिलहाल अमेरिका घायल नहीं हुआ है और जो कर रहा है ये आप समझ रहे हो। इन दो बात को अच्छी तरह से समझिए। अमेरिका घायल नहीं हुआ है और ऑब्वियसली हायर टर्म्स पे है। अब ईरान के साथ समझना मेरी हमेशा रहती है, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी देश था कभी, तो ग्राउंड आकलन करते हुए मैं कह रहा हूं इन बातों को। मिलिट्री माइट की कमी नहीं है, और चाहता तो बहुत पहले बहुत कुछ और कर सकता था, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे रशिया यूक्रेन पे हो, चाहे ये अमेरिका ईरान पे हो। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका एक कैलिब्रेटेड वॉर लड़ रहा,
आप इसको अच्छा मानो या बुरा मानो, मेरे स्टेटमेंट को शायद न लगे सही, लेकिन वो पाषाण युग का कर चुके हैं वार्निंग, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। मैंने एक डी डे की चर्चा की थी जब मैंने ब्लॉकेट लिखा, जब मैंने ये एब्साइड्स की, ऑपरेशंस की, यूरोपियन यूनियन फोर्सेस लाने की बात कही 8 मार्च को, 12 मार्च को, 18 मार्च को, 28 मार्च को, मैं मार्च की बात कर रहा हूं। आप समझिए मेरी बात को, अच्छी से चर्चा की उनकी ने, आपके साथ कल भी कह चुका हूं मैं, ऑपरेशन एब्साइड होगा, ये आ गए शिप्स, और ये पॉलिटिकल विल चेंज कर सकते हैं, किधर भी पलट सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। मैं कैप्टन रह चुका हूं वॉरशिप का, ऐसे मिशन कर चुका हूं, मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूं कि कैसे हमारे सिग्नल्स चेंज होते हैं रातों रात, कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे मेरी शिप्स की पूरी क्रू कुछ नहीं जानती, कैसे कैप्टन चेंज करता है चीजों को ओवरनाइट। ये होता है, यही है नेवल वॉरफेयर, और यही है 12 नॉटिकल माइल का चक्कर, यही है दूसरे के डोर पे आठ। आप कुछ नहीं बोलते, ओपन सी में, हाई सी में खड़े रहते हैं। यही था ऑपरेशन सिंदूर, हमने आस्तनी नहीं खोली, हम 12 माइल के बाहर रहे, हम नहीं हाई सी से अटैक करना चाहते थे, हम इंटरनेशनल स्पेस से पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते थे, इसीलिए सिंदूर में नेवल वॉरफेयर का यूज नहीं किया गया, क्योंकि डायरेक्टिव था अपने सीमा से मारो। समझिए इस बात को। तो ये जो शिप्स आ रहे हैं, ये किसी कारण से आएंगे, अगर चुपचाप काम कर लिया तब तो ठीक है। बाय द वे, HMS ड्रैगन एक माइन स्वीपिंग गियर के साथ मॉडिफाइड होके 40 दिनों के अभ्यास के बाद आया है। चार्ल्स डिगॉल के साथ डच और स्पेनिश शिप लगातार स्कॉट कर रहे हैं। ये बातें क्या किसी को मालूम नहीं पहले से? ये बातें 13वें दिन के वॉर में मैंने कही थी। HMS ड्रैगन की चर्चा की, डच शिप की, नीदरलैंड के शिप की, शिप का नाम बताया, और ये साइप्रस के अटैक के लिए, डिफेंस के लिए आया था चार्ल्स डिगॉल। मैक्रोन आए थे 9 मार्च को साइप्रस में, कैप्टन से मिले जाके चार्ल्स डिगॉल में, और कहा खड़े रहो, बाद में वापस गया, फिर वापस आया। अब कहां आ रहा है देख सकते हैं आप। मैंने इस शिप में विजिट किया है फ्रांस में, इस शिप को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल और राफेल एयरक्राफ्ट के साथ है। राफेल फ्रांस के यूएई में भी मौजूद है, और वहां से ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं। ये सब क्या है? सारी बातें आपकी समझ गया सकते हैं कि कहां जा रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं सर जी, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस से एक भी व्यक्ति की भूख से, महंगाई से जान जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको एक अच्छी बात कहूं, गुड बॉय सिंड्रोम की जो अच्छी सूचना ये है कि अमेरिका ने ब्लॉकेट ईरान पे करके, और दूसरे फोर्सेस को, रोबियो की बयान सुनिए, उन्होंने फटकारा है यूरोपियन यूनियन को, कहा रिटोरिक मत करो, आओ यहां पे। तो वो आ रहे हैं, वो पीसफुल मिशन पे आ रहे हैं। वो कहेंगे हम अपने अपने शिप को निकालेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ जो स्टेट है वो खुला हुआ है। बाय द वे, ये भी नहीं मालूम लोगों की एक्चुअली माइंस लगे हैं नहीं लगे, वो एक डेटरेंस है। और बाय द वे, ये जो माइंस होते हैं, ये इंटेलिजेंट माइंस नहीं है, ये डिस्ट्रॉयर में, शिप में, चाइना के शिप में, अमेरिका के शिप में डिफरेंशिएट कर सके। ये फटेंगे, ये सबके लिए फटेंगे, लेकिन अभी तक कोई फटा नहीं है। 14 अप्रैल 1998 को USS रॉबर्टसन फटा था, उस समय टैंकर वार हुई थी। स्विच देखिए, हॉर्मुज पहली बार बंद नहीं हुआ, ऐसा ना समझे आप मेरी बात को, ये पहली बार बंद नहीं हुआ। मैं पहली बार और आखिरी बार की बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं 28 तारीख के पहले तो खुला हुआ था। 28 तारीख तक शिप्स नॉर्मल वहां से निकल रही थी, वाटरवे सभी देशों के लिए खुला हुआ था, वहां पर कोई टोल नहीं वसूला जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं, ये वॉर मॉन्गरिंग, जो ये अनप्रोवोक्ड वॉर शुरू की गई है, इसका रिजल्ट है ना अब दुनिया के सामने। हमारे हिंदुस्तान में भी कई घर ऐसे हैं जिनके घर में गैस की कमी की वजह से 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल रहा होगा, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। और इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। अगर ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है, पूरी दुनिया आवाज उठाती है, कह रहे प्रॉक्सी को आप सपोर्ट करो, आप बंद करो, आप ये सब क्यों कर रहे हो? 40 साल से, 50 साल से सैंक्शन लगा हुआ, 46 साल से। अगर अमेरिका कोई काम गलत कर रहा है तो वक्त आ चुका है कि हम बोले कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। आप इतनी ताकत लगाने के बाद भी होर्मुज में क्लियर पास नहीं दे पाए। ईरान की ताकत, सेना कितनी बड़ी, आपने कहा हमने 90% खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी आप होर्मुज में पैसेज नहीं दे पाए। आपने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, 24 घंटे के अंदर आपने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि आपके साथ खाड़ी के देश नहीं आए। आपने भरोसा भी खत्म किया, आपने उम्मीदें भी खत्म की, और आपने दुनिया को एक आर्थिक सुनामी के दलदल में धकेल दिया। कल मैंने आपसे कहा था चलते चलते कि प्रोजेक्ट फ्रीडम एक पासा था। उन्होंने कहा कि ये स्टेट सुरक्षित है, मैंने करके दिखा दिया, अब तुम आके करो। एक गुड बॉय सिंड्रोम के रूप में ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि ये शिप्स आए और अपने शिप्स को ले जाए। जी, आप कह रहे हैं कि इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हिमांशी जी। जी
देखिए विवेक, जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसको 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि रशिया में कैपेबिलिटी नहीं है उसको खत्म करने की, लेकिन रशिया उसको क्यों नहीं खत्म कर रहा है? क्योंकि जो भी, चाहे जेपोरोजिया हो, चाहे जोनबास हो, या कोई भी जगह हो, वहां पर जितने भी उनको मिनरल्स मिल सकते हैं, या जिस तरह के तेल मिल सकता है, या जिस तरह की चीजें वहां से मिल सकती हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसको रशिया खत्म नहीं करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईरान को खत्म करने की अमेरिका में कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं किया जा रहा है तो किन्हीं कारणों से नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं ये मानती हूं कि ईरान ने अभी जो 15 दिन से इनका जो सीज फायर चल रहा है, अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है, ड्रोन्स को बहुत बढ़ाया है। जो भी इस्फान, नताहांस, फोर्दो में जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला किया था, वो इतने ज्यादा अभेद्य हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन उनके दरवाजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उससे धूल मिट्टी इन्होंने हटा के फिर से A1 पोजीशन में आ गए हैं। बाइडू सैटेलाइट्स इनको सेंटीमीटर्स में क्लियर इमेजेस देती हैं हमला करने के लिए, सेंटीमीटर्स, मानिए आप। तो देखिए, जो इस तरह का जो युद्ध है ना, जिसपे दोनों चीजें, एक बुद्धि के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, रणनीति के साथ, जज्बे के साथ लड़ रहा है, दूसरा माइट के साथ लड़ रहा है। जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो विध्वंस ही होता है। और देखिए, आप कोशिश करेंगे अमेरिका पीछे चला जाए, तो जो मुझसे पहले जो मिलिट्री ऑफिसर्स ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, वो नहीं जाएगा। उसकी अपनी एक इज्जत है, इंटरनल उसको फेस करना है, एक्सटर्नल फेस करना है। सेम गोज फॉर ईरान। देखिए, ईरान पिछले 40-47 साल से तैयारी कर रहा था, वो अमेरिका की प्लेबुक को जानता है, अमेरिका की गलतियों को जानता है। लेकिन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कौन सा वॉर जीता है? उसने कोई वॉर नहीं जीता, उसने सिर्फ पूरी दुनिया में वॉर करवाए हैं, और उसकी धरती से बहुत दूर सारे वॉर हुए हैं। उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात जो अटकी हुई है, वो इन दोनों की नाक जो है वो पिनोकियो की नाक की तरह लंबी हो गई है कि पीछे जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए देखिए, अब चाहे कोई भूखा मरता है, कहीं रिसेशन आता है, किसी की इकोनॉमी नहीं चलती है, कोई दवाई के बिना मर जाता है, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना ईरान को फर्क पड़ रहा है। देखिए, जब उनके FVP वो जो ड्रोन है, जिनकी कीमत कितनी है, 40-50 हजार रुपए की ड्रोन है इंडियन, उस पे उस तरह के ड्रोन बना के वो हमला कर रहे हैं, जिसके लिए आपको लाखों रुपए की मिसाइलें डालनी पड़ रही, करोड़ों रुपए की मिसाइल डालनी। अभी तो वो भी F-35 अमेरिका गायब को है कल से, इकोनॉमिक हिमांशु जी। डैमेज कर पा रहे हैं। F-35 देखिए, लाइटनिंग 2 एयर फाइटर जेट गायब है कल से होर्मुज बिल्कुल, में। मैं वही कह रही हूँ। तो जिस तरह की डैमेज दोनों तरफ हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का नुकसान है या ओनली ईरान इज ब्लीडिंग, दोनों के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन सॉरी टू से, बट जब ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो विजन नहीं रखते हैं या लंबा नहीं सोचते हैं, तब इस तरह की लड़ाइयां होती है। एक कहावत है जिसके साथ मैं खत्म करूंगी कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े तो वही घूसे और लात। तो पूरा जो विश्व है वो इस चीज में फंस गया है। जो हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये वही चीज है। अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो शायद इसका हल निकल आएगा। लेकिन ईरान में तो बड़े अमेरिका पढ़े लिखे दोनों लोग ही हैं, इंडिया बिल्कुल में सही फंसे बात है। रहेंगे। ईरान में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं खोखर जी। ईरान की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। PhDs लोगों ने की, वहां के विदेश मंत्री और बाकी लोग जो बातचीत करने के लिए आते हैं, सबने PhD वगैरह की हुई है। जब इतने समझदार लोग हैं तो कम से कम आप ही समझदार दिखाएं। दीवार पर सिर पटकने से क्या फायदा है? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आप मुझे मेरी समझदारी दिखाकर मेरी रूह मुझसे छीन ले, आप मेरी समझदारी दिखाकर मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे, आप मेरी समझदारी दिखाकर मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए मुझसे पेपर साइन करा ले। आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा था कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। देयर इज नो रॉकेट साइंस, द वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रम्प हु स्टार्टेड दिस वॉर विद नो ऑब्जेक्टिव। तो आप समझिए इस बात को कि हम पढ़े लिखे हैं डजंट मीन कि मैं अपने अस्तित्व को खत्म कर लूं। हम पढ़े लिखे डजंट मीन कि आप मेरी ICBM की टेक्नोलॉजी छीन ले। हम पढ़े लिखे, इसका मतलब ये नहीं होता कि सर आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा दे। आप बहुत सीधे शब्दों में बातचीत हो चुकी थी, होर्मुज खोल दिया था, हमने जबान दी थी कि होर्मुज खोल देंगे, आप ये सैंक्शन ईरान की कोई जागीर थोड़ी है, पूरा GCC होर्मुज पे डिपेंड करता है। हमारा पूरी दुनिया की 20% एनर्जी डिपेंड करती है होर्मुज पे। आप देखिए ना क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका जिम्मेदार है, हम मानते हैं, लेकिन ईरान की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, हम तो अपनी टेरिटरी को ब्लॉक करके बैठे थे, अमेरिका तो इंटरनेशनल वाटर को ब्लॉक करके बैठा है।
जागीर तो अमेरिका के पिताजी की भी नहीं है कि वहां पर ब्लॉकेट लगाकर बैठ जाए। प्लीज पार्डन माय लैंग्वेज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, प्लीज। तो आप समझिए ना कि पहले सबसे पहले उस चौधरी को समझाया जाए कि ये जो तुमने दिमाग के अंदर चौधराहट बन ली है कि मैं दुनिया का बॉस हूं, यू आर नॉट द बॉस। आप नहीं हैं और आप कभी रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने जो जुल्म और ज्यादतियां गाजा के अंदर करी है, कभी भी जीवन के अंदर जब भी बात होगी मुझे गाजा लगता के है बिना हाई दुनिया टाइम के के अंदर बीच का कभी रास्ता बात नहीं निकालने का होगी। वक्त आ गया और दुनिया की महाशक्तियों को इस बारे में बहुत सीरियसली कंसर्न रेज करने चाहिए और इस बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।